दोस्तों स्टडी 91 के YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष मैं लेकर हाजिर हूं हिंदी विषय में समाज चैप्टर के अच्छे सवालों को। जी हां दोस्तों, ये सभी सवाल आपसे प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए सवाल हैं, तो चलिए देखते हैं कि आप इन सवालों का जवाब कैसे दे पाते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, आज हमारा 68वां दिन है। इसके पहले दोस्तों लगातार 67 डेज से दोस्तों हम लोग लगातार क्लास ले रहे हैं अलग अलग टॉपिक पर। डेली दोस्तों मैं टॉपिक चेंज करता हूं और आपको नई नई क्लासेस देता हूं। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास में एक बार फिर से आपका सामना होने वाला है कुछ बेहतरीन सवालों से। और याद रखिएगा, हर बार की तरह बहुत आसान सवाल नहीं होगा। मेरी क्लास में हर बार नए सवालों को मैं देता हूं, तो इस बार दोस्तों मैं ढूंढ कर लाया हूं कुछ ऐसे सवाल जहां पर आपसे होंगी बहुत सारी गलतियां। तो नोट करके आप रखिएगा कि अगले 30 सवालों में आपकी परफॉर्मेंस क्या आती है, कितना नंबर आप पाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से फाउंडेशन बैच लॉन्च किया गया। फाउंडेशन बैच ये एनसीईआरटी कम फाउंडेशन बैच है। यहां पर दोस्तों जीरो लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक की तैयारी कराई जा रही है। हर एक विषय के लिए अलग अलग फाउंडेशन बैच। इससे क्या होगा, अभी आप क्या करते हैं कि अलग अलग परीक्षाओं के लिए अलग अलग तैयारी करते हैं। ठीक है, फिर ये सब बंद हो जाएगा। विषय को एक बार पढ़िएगा, फिर चाहे कोई भी परीक्षा देंगे आप, हर एक परीक्षा आपका क्वालिफाई होगा। क्यों? क्योंकि जब एक बार कायदे से विषय को पकड़ लेंगे, बढ़िया से पढ़ लेंगे, उसके निचोड़ जान जाएंगे। जैसे एग्जाम्पल ले ले हिंदी का। आज हिंदी में प्रैक्टिस करते करते बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो पेड कोर्स नहीं ज्वाइन किए, उनकी भी हिंदी अच्छी हो गई। तो मैं मान के चल रहा हूं कि जो नहीं ज्वाइन किया है, जब उनकी हिंदी इतनी अच्छी हो गई है, तो जिन्होंने ज्वाइन किया होगा फिर उनका क्या होगा। सोचिए आप, कल्पना करिए, मतलब उनकी हिंदी तो और भी ज्यादा अल्टीमेट होगी। ये आप मान के चलिए, वो आपसे कहीं ज्यादा आगे आ चुके हैं। क्यों? क्योंकि दोस्तों पेड बैच में कहानी कुछ अलग रहती है। ठीक है, तो हमारा फाउंडेशन बैच है, हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सवालों को। बहुत ध्यान से पढ़िएगा और आराम से जवाब दीजिएगा। ठीक है, शुरुआत कर रहा हूं एक आसान से सवाल से। सामने दिया गया दोस्तों कि आमरण में कौन सा समास है। ठीक है, बच्चा बच्चा जानता है कि आमरण में कौन सा समास होता है। अव्ययी भाव समास होता है। और अव्ययी भाव समास की पहचान होती है कि याद रखिएगा, इसमें पहला पद क्या होता है दोस्तों, पहला पद अव्यय होता है। और पहला पद क्या होता है दोस्तों, प्रधान भी होता है। ठीक है, पहला पद प्रधान भी होता है और पहला पद अव्यय भी होता है, इसलिए बड़ा आसान है। ठीक है, तो मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं दोस्तों, आज के बाद अव्ययी भाव समास से सवाल गलत नहीं होगा। ये अव्यय कहने का मतलब क्या है? अव्यय कहने का मतलब है दोस्तों ऐसे शब्द जिनसे अनेक अन्य शब्दों का निर्माण हो सके। शब्दों का निर्माण हो सके उन्हें हम क्या कहते हैं दोस्तों, उन्हें हम कहते हैं अव्यय। क्या कहते हैं? अव्यय। एग्जांपल देना दोस्तों, जैसे अगर आमरण उठा लिया तो आमरण में दोस्तों क्या है दोस्तों, आधन मरण। यहां पर क्या दोस्तों, यहां पर जो आ शब्द है ना, यही क्या है, यही अव्यय शब्द है। ऐसे दोस्तों आ से बहुत सारे शब्द बनते हैं। ठीक है, जैसे आमरण हो गया, जैसे आकंठ हो गया। पूछ दे सवाल कि आकंठ में बताइए कौन सा समास है, तो क्या बताएंगे, अव्ययी भाव समास है। ये आपको याद रखना पड़ेगा। इसी तरह से प्रति जो उपसर्ग है, चाहे उपसर्ग कहिए, उपसर्ग भी एक तरह का अव्यय ही होता है। तो प्रति अव्यय से भी दोस्तों बहुत सारे शब्द बनते हैं। जैसे प्रत्येक बन गया, जैसे प्रत्युह बन गया। ठीक है, जैसे प्रतिमाह बन गया, जैसे प्रतिवर्ष बन गया, जैसे प्रतिदिन बन गया। इस तरह से बहुत सारे शब्द बनते हैं। ठीक है, तो इसको आप याद रखेंगे। फिलहाल जो काम की बात है, जो आपको नहीं आता, अगर मैं बताऊं, अगर सवाल ये पूछता कि बताइए अव्ययी भाव समास में कौन सा पद प्रधान होता है, प्रथम पद प्रधान होता है या उत्तर पद प्रधान होता है, तब आप हो जाते कंफ्यूज और तब आपका जवाब गलत होता है। ईमानदारी से बताओ, ये सवाल आपको पता था? अगर ये पूछता तो नहीं पता था। याद रखेगा, अव्ययी भाव समास में क्या होता है, प्रथम पद प्रधान होता है और प्रथम पद अव्यय भी होता है। इसका याद आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लिख रहा द्वंद्व। पहली बात दोस्तों, द्वंद्व गलत लिखा हुआ है। द्वंद्व ऐसे नहीं लिखा जाएगा, इसकी वर्तनी शुद्धि कर दीजिए। ठीक है, आइए इसकी वर्तनी सुधार करते हैं दोस्तों। द्वंद्व कैसे लिखा जाता है, पहले लिखेंगे द्व, ठीक है, और फिर लिखे द्व। द्वंद्व होता है दोस्तों, द्वंद्व नहीं होता है। द्वंद्व माने युद्ध हो जाएगा। द्वंद्व मींस क्या हो जाएगा, युद्ध हो जाएगा। यहां द्वंद्व लिखना है, ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, चाहे आप ऐसे लिखिए या फिर दोस्तों ऐसे भी आपने देखा होगा, तो यह भी द्वंद्व हो जाएगा, लेकिन द्वंद्व मत करिएगा। ठीक है, द्वंद्व करिएगा, ये आप याद रखेंगे। कह रहा है कि द्वंद्व समास में कौन सा पद प्रधान होता है। द्वंद्व समास में दोस्तों याद रखेगा, खासियत होती है इसकी कि इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। क्या होता है दोस्तों, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होता है। जैसे आप उदाहरण ले लीजिए, जैसे कहीं पर लिखा दोस्तों रात दिन। क्या लिखा दोस्तों, रात दिन। जैसे लिखा दोस्तों कहीं पर माता पिता, तो याद रखेगा यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर दोनों पद प्रधान होते हैं। एक चीज और बताऊं जो आप नहीं जानते, हर सवाल में मैं कोशिश करूंगा कुछ ऐसा बताने का जो आप नहीं जानते। तो बहुत आसान पूछ दिया। ठीक है, आपसे पूछे दोस्तों कि द्वंद्व समास में जो
जो दोनों पद हैं ये किस टाइप के पद होते हैं, तो याद रखेगा दोस्तों, द्वंद्व समास में दो ही तरह के पद होते हैं, या तो दोनों पद संज्ञा होते हैं या दोनों पद दोस्तों क्या होते हैं, विशेषण होते हैं। ठीक है, या तो दोनों पद क्या होते हैं, संज्ञा होंगे, या तो दोनों पद विशेषण होंगे। इस बात का याद रखिएगा, गलती मत कीजिएगा, यह आपके लिए एंटीक बात है। तो दोस्तों मैं एक काम करता हूं, जो मैं एंटीक बात बता रहा हूं आज की क्लास में ना, उसको मैं एक अलग पेन से जो है हाईलाइट कर देता हूं, ताकि उस पर अगर बाद में आपकी नजर पड़े तो आप समझ जाइए कि मैंने क्या यहां पर अलग बताया। ठीक है, तो ये आपके अलग आंसर हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल सुनिए। तीसरा लिख रहा दोस्तों, इनमें से कौन सा कथन पूरी तरह से तत्पुरुष, छोटा ओ की मात्रा होगा, तत्पुरुष समास से क्या है, संबंधित है। कौन सा कथन दोस्तों पूरी तरह से क्या है, तत्पुरुष समास का समर्थन करता है, ये आपको बताना है। चलिए देखते हैं दोस्तों, लिख रहा है कि इसमें पूर्व पद प्रधान होता है। देखिए मैं आपको बताना चाहता हूं, ठीक है, दो पद होते हैं दोस्तों, एक तरफ लिखा रहता पूर्व पद, याद रखेगा पूर्व पद का तात्पर्य क्या होता है दोस्तों, पहला पद। क्या होता है दोस्तों, पहला पद। ठीक है, इसी तरह से दूसरा शब्द देता है दोस्तों उत्तर पद। क्या देता है, उत्तर पद। ये उत्तर पद का मतलब क्या होता है, बाद का पद। क्या दोस्तों, बाद का पद। ठीक है, बाद का पद। ठीक है, याद रखेगा, ये इसका अर्थ होता है। अब पढ़िए क्या लिख रहा है। ठीक है, लिख रहा है कि इसमें पूर्व पद प्रधान होता है। क्या तत्पुरुष समास में पूर्व पद प्रधान होता है, तो उत्तर है नहीं। तत्पुरुष समास में पहला पद प्रधान नहीं होता। पहला पद कहां प्रधान होता है दोस्तों, तो पहला पद प्रधान होता है भैया अव्ययी भाव में। कहां पर होता है, अव्ययी भाव में। ठीक है, करा पूर्व पद संख्यावाची होता नहीं, संख्यावाची भी नहीं होता। किसमें संख्यावाची होता दोस्तों, तो द्विगु समास में संख्यावाची होता। ठीक है, करा इसमें प्राय उत्तर पद प्रधान होता है। यही आपका सही जवाब है दोस्तों, याद रखेगा, इसमें उत्तर पद प्रधान होता है, तो जवाब क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। उत्तर मतलब बाद वाला पद दोस्तों प्रधान होता है, तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा। लिख रहा पूर्व पद अव्यय होता, अव्यय वाला कोई सवाल ही नहीं है। पूर्व पद अगर अव्यय होता तो समास कौन सा होता दोस्तों, समास यहां पर होता अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास होता। आपको समझ में आ रहा मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, आपको समझ में आ रहा मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। ठीक है, इसको याद रखेगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। एक चीज दोस्तों और मैं यहां पे एंटीक चीज बता दूं, क्योंकि हर जगह मैं कुछ अलग बता रहा हूं, तो सुनिएगा। ठीक है दोस्तों, कहा जाता है कि तत्पुरुष समास के दो भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, इसके दो भेद होते हैं दोस्तों। कर्मधारय को भी इसी का भेद माना जाता है, कर्मधारय को भी इसी का भेद माना जाता है, और द्विगु समास को भी इसका भेद माना जाता है। ठीक है, अच्छा सर, यानी तो एक बात हो गया, यहां पर लिखा है दोस्तों तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है। इसका मतलब दोस्तों कर्मधारय वाले में भी क्या होगा, याद रखेगा, उत्तर पद ही प्रधान होगा, उत्तर पद प्रधान होगा। ठीक है, कहां पर दोस्तों उत्तर पद की प्रधानता देखने को मिलती है, कर्मधारय में भी और द्विगु में भी। ठीक है, बस थोड़ा सा अंतर है। क्या अंतर है, द्विगु समास में संख्यावाची भी हो जाएगा, पहला पद संख्यावाची होगा, उत्तर पद प्रधान हो जाएगा। कर्मधारय में दोस्तों क्या होगा, विशेषण विशेष देखने को मिल जाता है, या उपमेय उपमान देखने को मिल जाता है, तो इसका आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, फिलहाल ये वाला पॉइंट याद रखेगा। मुझे लग रहा है कि मैंने कुछ नया दिया आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए दोस्तों, अगला सवाल देखिए। अगला लिख रहा है कि जिस सामासिक शब्द में पूर्व पद और उत्तर पद गौण हो जाए, क्या हो जाए दोस्तों, पहला पद उत्तर पद गौण हो जाए और कोई तीसरा पद प्रधान हो जाए। ठीक है दोस्तों, एक बार चलिए मैं दिखाता हूं आपको, हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा। हमने पढ़ा दोस्तों पूर्व पद कहां प्रधान होता है, हमने पढ़ा पूर्व पद प्रधान होता है कहां पर, अव्ययी भाव समास में, यही हमने पढ़ा ना। उसके बाद दूसरा सेंटेंस हमने पढ़ा था कहां दोनों प्रधान होता है, दोनों पद प्रधान कहां होते हैं, तो हमने पढ़ा दोस्तों द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होता है। फिर हमने पढ़ा दोस्तों कहां उत्तर पद प्रधान होता है, उत्तर पद कहां प्रधान होता है, तो हमने पढ़ा दोस्तों कि यह तत्पुरुष में उत्तर पद प्रधान होता है, और तत्पुरुष के अलावा क्योंकि तत्पुरुष के दो भेद होते हैं, कर्मधारय और द्विगु को भेद माना जाता है, इसलिए इसमें भी क्या होता है, उत्तर पद प्रधान होते हैं। और कहां पर दोस्तों तीसरा पद प्रधान होता है, तीसरा पद कहां प्रधान होता है, तो याद रखिएगा तीसरा पद प्रधान होता है बहुब्रीहि समास में। ऐसा क्यों होता है सर, तो याद रखिएगा बहुब्रीहि समास वह समास है जहां पर कहा कुछ और जाता है और याद कुछ और आता है। जैसे मैंने कहा लंबोदर, क्या कहा, लंबोदर, और आपको गणेश जी की याद आ गई। मैंने कहा दशानन, आपको रावण की याद आ गई। मैंने कहा चतुर्भुज, आपको विष्णु की याद आ गई ना। मैंने कहा चतुर्मुख, आपको ब्रह्मा की याद आ गई। मैंने कहा हंसवाहिनी, आपको माता सरस्वती की याद आ गई। ठीक है, तो आप समझिएगा जहां तीसरे पद का बोध होता है, यानी दोनों पद अप्रधान हो जाए, किसी तीसरे पद का अगर बोध होता है, तो हमेशा समास क्या होगा, बहुब्रीहि समास होगा। इसको आप ध्यान दीजिएगा। बाकी का तो मैंने लिख ही दिया है। यहां भी देखिए द्वंद्व गलत लिखा है, इसको आप सही कर लीजिए। ठीक है, ये हो जाएगा।
ठीक है। तो यहां पर उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 दोस्तों इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। और आगे बढ़िए, करा अनुरूप में कौन सा समास होगा। अब तो आसान हो गया ना, समझ में आया ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अनुरूप में दोस्तों कौन सा समास होगा, पहले लिख लीजिए अनुरूप। अब देखिए अनुरूप से अगर आप निकालेंगे ना तो पता चलेगा यहां दो चीजें हैं, एक शब्द है अनु और दूसरा शब्द है रूप। ये अनु क्या है दोस्तों, अनु तो अव्यय है, अनु तो क्या है, अनु अव्यय है, और अव्यय होने की वजह से यहां पर क्या आ जाएगा, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। और अव्ययी भाव समास में याद रखेगा पूर्व पद प्रधान होता है। क्या होता है दोस्तों, पूर्व पद प्रधान होता है, ठीक है, याद रखेंगे। यानी पहला पद प्रधान होता है, बाद का पद अव्यय होता है, ठीक है, उत्तर पद में, ठीक है। खैर उत्तर पद की बात नहीं करेंगे, पूर्व पद प्रधान भी होता है, पूर्व पद अव्यय भी होता है। पूरा सेंटेंस जो होता है दोस्तों, मतलब सेंटेंस नहीं, पूरा जो शब्द समूह होता है ये क्या कहलाता है, शब्द समूह भी नहीं कहेंगे, शब्द समूह से तो वाक्य में आ जाएगा। पूरा जो शब्द होता है वो क्या होता है, वो अव्ययी भाव समास होता है, ठीक है। इसका आप जरा ध्यान रखेंगे, ठीक है। पीछे मुझे लग रहा है मैंने कहीं कुछ गड़बड़ी किया लिखने में, ठीक है। पहला पद प्रधान पद होता है और यही अव्यय भी होता है, ठीक है, ठीक है। मुझे लगा मैंने कुछ गलत लिखा है क्या, सुनिएगा ध्यान से, तो यहां पर ये हो जाएगा। अच्छा, इससे सर क्या ज्ञात होता है, देखिए अनु से बहुत सारी चीजें बन सकता है। जैसे अनु से अनुरूप बन गया, जैसे अनु से क्या बन गया, अनुचित बन गया। अनधनुचित बराबर अनुचित होता है। देखिए अनुचित अगर लिखा है ना तो अनुचित में अनु नहीं है, अनुचित में याद रखेगा अन उपसर्ग लगा है, तो यहां पर अन जो शब्द है वो हो जाएगा, ये अनु से बना ही नहीं है, तो ये तो दोस्तों गलत हो जाएगा। समझ रहे हैं ना, कभी कभी जल्दीबाजी में इस तरह के सवाल निकल जाते हैं मुंह से, लेकिन वो गलत हो जाता है। तो अनु से बहुत सारी चीजें बन सकता है, जैसे अनुरूप से अनु से अनुरूप बन गया, अनु से अनुसार तो नहीं, और कुछ बताइए कुछ। देखिए थोड़ा सा आता सवाल सामने ना तो फटाफट बता देता, ठीक है। जैसे अव्ययी भाव समास में बहुत सारे उदाहरण याद है, धीरे धीरे, साथ साथ, बाग बाग, इसमें भी अव्ययी भाव समास है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आती हैं, जैसे यथा संभव, यथा क्रम। लेकिन जब शब्द बनाने वाली बात होती है ना तो थोड़ा सा दिमाग को सोचने में समय लगता है, ठीक है। वैसे आप कोई जवाब दीजिए अगर आपको कुछ याद आ रहा तो, ठीक है। लिख रहा दोस्तों, प्रत्यंग किस समास का उदाहरण है। आइए पहले लिखिएगा प्रत्यंग। देखिए ये करने के बाद ना आप इसका तुरंत संधि विच्छेद कर डालिए। संधि विच्छेद मतलब तोड़ दीजिए, तोड़ के अलग कर दीजिए। तो प्रत्यंग में बनेगा दोस्तों प्रतिधन अंग। क्या बनेगा, प्रतिधन अंग। और प्रति से तो बहुत कुछ बनता है, जैसे प्रति से प्रतिमा बताया, प्रत्येक बताया, प्रतिवर्ष बताया, तो कई सारी चीजें बन सकती थी। याद रखेगा ये अव्यय हो जाएगा। और हमने एक चीज और पढ़ा कि अव्ययी भाव समास में क्या होता है, पहला पद क्या होता है दोस्तों, पहला पद प्रधान भी होता है या पहला पद अव्यय भी होता है, ठीक है। तो याद रखेगा यहां भी उत्तर क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। बहुत आराम से पढ़िए। मेरी क्लास में ना देखिए खूब प्रैक्टिस मैं कराता हूं, जम के प्रैक्टिस कराता हूं। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे हिंदी से डर आपका एकदम से समाप्त हो जाएगा। खाली प्रैक्टिस पे आप ध्यान दीजिए, ठीक है। लिख रहा सतसई। सतसई दोस्तों किस समास का उदाहरण है आपको बताना है। आइए देखते हैं, पहले लिख दीजिए सतसई, ठीक है। सतसई का जब संधि विग्रह करेंगे, समास विग्रह करेंगे, तो 700 का समाहार, 700 का समाहार क्या कहते हैं दोस्तों, 700 का समाहार को सतसई कहा जाता है, ठीक है। 700 का करेंगे या 700 का, सतसई, ठीक है। अब देखिए कुछ लोग यहां पर कई किताबों में मैंने देखा दोस्तों सतसई के स्थान पे दोस्तों ये कहा गया कि सतसई 700 का समाहार है, और कहीं पे सत माने 100 का कहा गया तो 100 का समाहार, ठीक है। मैंने अलग अलग जगह पे दोस्तों अलग अलग चीजें देखी है, 100 का समाहार, ठीक है। खैर 700 का हो या 100 का हो, मुद्दा ये नहीं है, ठीक है। मुद्दा ये नहीं, मुद्दा ये है क्या ये संख्यावाची है। मुद्दा क्या है, मुद्दा समझिए, क्या ये संख्यावाची है। हाँ सर ये संख्यावाची है। कहीं भी अगर आपको संख्यावाची शब्द मिल जाए तो ध्यान दीजिएगा वहां पर क्या होता है, द्विगु समास होता है। और आपने पढ़ा था द्विगु समास किसका भेद होता है, तत्पुरुष का भेद होता है। और तत्पुरुष की खासियत होती है यहां पर उत्तर पद की प्रधानता देखी जाती है। उत्तर पद क्या होता है, प्रधान होता है। और प्रथम पद क्या होता है दोस्तों, प्रथम पद जो होता है, प्रथम पद, ठीक है, प्रथम पद या जिसे हम पूर्व पद भी कहते हैं, वो क्या होता है, वो संख्यावाची होता है। तो इसे याद रखिएगा। जैसे सतसई दोस्तों क्या है, ये संख्यावाची होने की वजह से क्या हो जाएगा, यहां पर ये सतसई में द्विगु समास आ जाएगा। इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। ऐसे दोस्तों बहुत सारे एग्जांपल बन सकते हैं। जैसे कहीं पे लिख दिया त्रिलोक, क्या लिख दिया दोस्तों, 3 लोक, ठीक है। तो त्रि में 3 है दोस्तों, त्रि को क्या बोलते हैं, 3 बोलते हैं, तो याद रखेगा ये हो जाएगा, ठीक है। हाँ जैसे लिख दिया दोस्तों, कहीं लिख दिया अष्टमार्ग, अष्टमार्ग मतलब 8 मार्ग, या कहीं पे लिख दिया दोस्तों चौराहा, ठीक है।
तो यहां चौराहा से 4, अष्टमार्ग से 8, ठीक है। तो ये सब क्या हो रहा है दोस्तों, पंचरत्न, नवरत्न, ये सब क्या हो जाएंगे, इन सब में क्या हो जाएगा, आपका द्विगु समास हो जाएगा। बस ढूंढिए पहला पद अगर संख्यावाची है तो आपका जवाब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा द्विगु समास हो जाएगा। लिख रहा कला प्रवीण में दोस्तों कौन सा समास है, ये तो बड़ा अच्छा सवाल दे दिया दोस्तों, कला प्रवीण, ठीक है। कला प्रवीण में कौन सा समास है, आइए देखते हैं, ठीक है। कला प्रवीण का जब समास विग्रह करेंगे ना तो आपको मिलेगा कला में प्रवीण, ठीक है। कला में प्रवीण, इसका समास विग्रह जब करेंगे, प्रवीण माने क्या होता है दोस्तों, पारंगत, ठीक है। कला में प्रवीण या कला में पारंगत, ये इसका दोस्तों आता है। और यहां पर दोस्तों क्या हो जाएगा, यहां पर आ जाएगा तत्पुरुष समास। क्या आ जाएगा, सॉरी तत्पुरुष तो ऑप्शन में है नहीं। देखिए कला प्रवीण में बहुब्रीहि आएगा नहीं, ठीक है। द्वंद्व है नहीं, द्वंद्व किस लिए दोस्तों, द्वंद्व में तो क्या होना चाहिए, चाहे दोनों पद संज्ञा होना चाहिए, चाहे दोनों पद विशेषण होना चाहिए। एक बात का ध्यान रखना है, और बीच में योजक चिन्ह भी देखने को मिलता है, और एक इसमें कोई अव्यय भी नहीं है। तो याद रखेगा तत्पुरुष के अंतर्गत जो भेद होते हैं उसके, जो द्विगु समास संख्यावाची है नहीं, तो तत्पुरुष के अंतर्गत ही दोस्तों कर्मधारय भी आता है। ये कर्मधारय का उदाहरण हो जाएगा, इसको याद रखिएगा, ठीक है। वैसे मुझे थोड़ा सा यहां पे डाउट हो रहा है, ठीक है। इसको कर्मधारय की जगह ना ऑप्शन देना चाहिए तत्पुरुष समास का, बेस्ट आंसर होता तत्पुरुष समास, ध्यान दीजिएगा। और अधिकरण तत्पुरुष इसको कहा जाता है, मे पेपर दोस्तों वहीं पर आता है अधिकरण तत्पुरुष, ठीक है। ये होना चाहिए बेस्ट आंसर, लेकिन पता नहीं ऑप्शन में नहीं दिया, न देने की वजह से दोस्तों मैं यहां पर टिक कर रहा हूं कर्मधारय। कभी कभी दोस्तों चूज करना पड़ता है, ठीक है, मजबूरी में मैं सवाल को न बताऊं, इससे बेहतर है कि कौन सा ऑप्शन हो सकता है ये एक चूज कर दिया जाए, ठीक है। तो किसी के तारीफ में भी दोस्तों कला प्रवीण कर सकते हैं, और उसके लिए भी दोस्तों कर्मधारय माना जा सकता है। लेकिन अगर तत्पुरुष दिया होता ऑप्शन में तो तत्पुरुष 110% दोस्तों सही जवाब होता, उसके आगे कर्मधारय क्या हो जाता, फीका पड़ जाता। अब कई सारे बच्चों के मन में आ रहा होगा सर ये आपने उलझा दिया सर, ठीक है। मैं आपको 2 अच्छे एग्जांपल देता हूं, बहुत ध्यान से समझिएगा, आपका दिमाग में खराब करने वाला हूं, ठीक है। सुनिएगा, एक सवाल देता दोस्तों दशानन, क्या देता सवाल, एक सवाल देता दशानन, लिखिएगा। अब दशानन में दोस्तों 2 तरह के समास देखने को मिलते हैं। दशानन किसे कहा जाता है, रावण को कहा जाता है। तो दशानन में क्या है दोस्तों, बहुब्रीहि समास हो जाता है। और दशानन में दोस्तों 10 है, तो किसी बच्चे ने कहा कि पहला पद संख्यावाची है, तो सर ये द्विगु समास भी है, तो ये द्विगु समास भी है। अगर आप में से क्या माना जाए, तो देखिए मैं कह रहा हूं ना कि अगर बहुब्रीहि कहीं पे दिया तो इसको डबल लगा रहा हूं और इसको सिंगल लगा रहा हूं, ठीक है। आप वजह समझिए, अगर बहुब्रीहि ऑप्शन में नहीं दिया है तो द्विगु समास भी उत्तर हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर ऑप्शन में दोनों दिया हो तो, अगर सर ऑप्शन में दोनों दिया हो तो क्या करेंगे, तब तो बहुब्रीहि बाप हो जाएगा, बहुब्रीहि बाप हो जाएगा। रुको आपका टेंशन और बढ़ाता हूं मैं, ठीक है। एक सवाल और लिखो, आप लिखो पीतांबर, सुनना ध्यान से, पीतांबर। कभी पूछेगा सवाल पीतांबर में कौन सा समास है ना, कभी पढ़ोगे दोस्तों पीतांबर में कर्मधारय समास है, पढ़ोगे घबराओ मत, ठीक है, कर्मधारय समास है। और कभी पढ़ोगे कि पीतांबर में बहुब्रीहि समास है। कैसे सर, याद रखिएगा, पीत माने पीला होता, अंबर माने वस्त्र होता, पीले अंबर को यानी वस्त्र को धारण करने वाले को पीतांबर कहते हैं, और तब कर्मधारय हो जाएगा, ठीक है। और वहीं कह दिया जाए दोस्तों नहीं, पीले अंबर को जो धारण करता दोस्तों पीतांबर हो जाएगा, सॉरी पीले अंबर को जो धारण करता पीतांबर यानी भगवान विष्णु पीला वस्त्र धारण करते हैं, बृहस्पतिवार को पूजा होती तब वहां बहुब्रीहि हो जाएगा। और एक पीतांबर का मतलब होता है पीत माने पीला, अंबर माने आकाश, ठीक है। पीले आकाश को ही पीतांबर कहा जाता है, जिस तरह से नीले आकाश को नीलांबर कहा जाता है, उसी तरह से पीले आकाश को क्या कहते हैं, पीतांबर कहते हैं। और वहां पर कर्मधारय होता है, ध्यान दीजिएगा, आकाश वाले में कर्मधारय और वस्त्र वाले में भगवान विष्णु होते हैं। तो दोनों जवाब हो गया। अब आप क्या करेंगे, तो याद रखेगा, अगर कर्मधारय ऑप्शन दिया तो ये करिए, लेकिन अगर बहुब्रीहि के साथ ऑप्शन आ गया तो क्या करिए, यहां पर बहुब्रीहि कर लीजिएगा, ठीक है। यहां पर बहुब्रीहि आपको कर लेना है। अब समझ में आया कि कैसे समास में डबल उत्तर हो जाता है। बस ऐसा ही दोस्तों यहां तत्पुरुष और कर्मधारय के साथ हुआ है। तो लड़िए मत अपने आप से, ठीक है, ना अपने आप से लड़िए ना हमसे लड़िए, ठीक है। बस जो दिया जा रहा है उसको सीखते चलिए, ठीक है। बहुत रिसर्च किए हैं, ठीक है, तब ये सारी चीजें आई हैं समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखिए, लिख रहा मृगनयन में। कभी भी दोस्तों तारीफ वाले शब्द कहीं भी दिख जाए, ठीक है, तो याद रखिएगा वहां पर आंख मूंद करके क्या करिएगा, मृगनयन जैसे बोल दिया ना। देखिए मृगनयन का मतलब क्या होता है, मृग माने हिरन जैसी आंखों वाली। किसी ने किसी को कह दिया मीनाक्षी, मीन यानी मछली की तरह आंखों वाली, ठीक है। तो क्या हो सकता है दोस्तों, अब देखिए यहां भी देख सकते हैं, जैसे लिख दिया सवाल मीनाक्षी दे दिया, ठीक है। क्या दे दिया भैया, मान लो कहीं पर मीनाक्षी दे ही दिया आपसे परीक्षा में, ठीक है। मैं गलत लिख रहा हूं, मीनाक्षी, ठीक है, मीनाक्षी दे दिया दोस्तों। अब मीनाक्षी क्या कहते हैं दोस्तों, मीनाक्षी याद रखेगा, मीनाक्षी में बहुब्रीहि समास भी होता है, क्योंकि मीनाक्षी माता दुर्गा को कहा जाता है, और मीनाक्षी में कर्मधारय समास भी होता है, ठीक है। तो याद रखेगा दोस्तों, ये डबल है, ये सिंगल है। अगर कर्मधारय ऑप्शन में तो टिक करिए, नहीं दिया है तो
बहुब्रीहि को टिक करिए, दोनों दे दिए हैं तो फिर बहुब्रीहि को टिक मारिएगा, याद रखिएगा, ठीक है। फिलहाल मृग नयन में क्या हो जाएगा दोस्तों, मृग यानी हिरण की जैसे आंखों वाली, तो याद रखिएगा दोस्तों क्या हो जाएगा, हिरण की जैसी आंख, यहां पर क्या हो जाएगा, कर्मधारय हो जाएगा और यही आपका सही जवाब बन जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है या फिर मैं खाली बकबक करते जा रहा हूं, ठीक है। पढ़ते चलिए भाई। आगे लिख रहा है जिन सामासिक शब्दों में पहला पद संख्या हो, ठीक है। पहला पद संख्या क्या होता है, ज्यादा मत बताओ, हमको समझ में आ गया है, क्या हो जाएगा, द्विगु समास। द्वंद्व समास में क्या होता है दोस्तों, याद रखेगा, दोनों पद प्रधान, क्या होता है, दोनों पद प्रधान होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, पहला पद संख्यावाची होता है, संख्यावाची होता है, और क्या होता है दोस्तों, और उत्तर पद प्रधान होता है। उत्तर पद क्या होता है दोस्तों, उत्तर पद प्रधान होता है, ठीक है। बहुब्रीहि में क्या हो जाता है दोस्तों, तीसरा पद प्रधान हो जाता है, ठीक है। तीसरा पद प्रधान हो जाता है। अव्ययी भाव समास में क्या होता है, याद रखिएगा, पूर्व पद प्रधान होता है। पूर्व मतलब पहला पद, ठीक है। पूर्व का तात्पर्य क्या है, पहला पद क्या होता है, यहाँ पे पहला पद प्रधान भी होता है और पहला पद अव्यय भी होता है, ठीक है। तो इसको भी याद रखेंगे। फिलहाल आपका जवाब क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही जवाब होगा। मैंने कई बार बताया और फिर से ये सवाल आपके सामने आ गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। अगला लिख रहा राज दरबार में कौन सा समास है, ठीक है। आइए देखते हैं। राज दरबार लिख दिया सामने दोस्तों, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं, कहेंगे सर राज दरबार में से राज निकाल दीजिए ना, तो राज से मिला करके हम राजा बना सकते हैं। नहीं यार, इस तरह से अटपटा काम मत किया करिए। राज दरबार से राजा जब मत बनाइए, आपका दिमाग कहां जा रहा है, आप अव्यय की तरफ मत जाइए, सीधा सीधा इसमें क्या है, तत्पुरुष समास है। जी हां दोस्तों, राज दरबार में समास कौन सा है, तत्पुरुष समास है। सर कैसे तत्पुरुष समास है, तो याद रखेगा राज दरबार कहा किसे जाता भैया, इसका समास विग्रह करेंगे तो मिलेगा राजा का दरबार। क्या मिलेगा, राजा का दरबार। और यहीं पर दोस्तों एक का लोप हो गया, उसी की वजह से तो यहां पर तत्पुरुष समास दिख रहा है, ठीक है। तो इसको याद रखेगा। अच्छा सर अगर ये पूछ दे परीक्षा में कि तत्पुरुष के अंतर्गत किसमें आता है, तो क्या बताएंगे, काकी के नानी ने रारी दे, ये संबंध तत्पुरुष होता है। तो बताइएगा भैया यहां संबंध तत्पुरुष है। हम समास को केवल छोटा मोटा नहीं पढ़ते, हम समास के अंदर जाके समास पढ़ाते हैं, ये भी आप ध्यान दीजिएगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, संबंध तत्पुरुष। फिलहाल तो आपके सामने खाली तत्पुरुष दिया है, तो अपना उत्तर तो हमको मिल ही गया है, ठीक है। आगे बढ़िए। अगला लिख रहा है यथा संभव। सर ये यथा उथा वाले जहां मिल जाएंगे सवाल ना, काट के फेंक देंगे इन्हें। चलो आ जाओ, सुनो। यथा से जैसे क्या बन गया दोस्तों, यथा से यथा संभव बना दिया, यथा से यथावत बना दिया, यथा से यथा क्रम बना दिया, ठीक है। इस तरह से बहुत सारे शब्द बन सकते हैं यथा से। तो यथा क्या हो गया, यथा यहां पर अव्यय हो गया। क्या हो गया, अव्यय। और जहां अव्यय होता है समास कौन सा होता है, अव्ययी भाव समास होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 टिक करिए ना, कहां दिमाग खर्च कर रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़िए। अगला लिख रहा है जिस समास में पूर्व पद गौण हो। अच्छा पहला पद गौण है तो क्या प्रधान है भैया, करा उत्तर पद प्रधान है। उत्तर पद की प्रधानता दोस्तों मुख्य रूप से कहां मिलती है, तो मुख्य रूप से मिलता है तत्पुरुष में, वरना फिर तत्पुरुष के भैया भेद भी होते हैं, ठीक है। तत्पुरुष के भेद भी होते हैं। तत्पुरुष के भेद कौन होते हैं दोस्तों, एक तो द्विगु में भी लिया जाता है और इसको कर्मधारय में भी लिखा जाता है, ठीक है। फिलहाल क्या पूछा दोस्तों, यहां पर देखते हैं ऑप्शन क्या है। तो तत्पुरुष अगर ऑप्शन लिया तो तत्पुरुष कर लीजिए। अब आपके दिमाग में आएगा सर द्विगु क्यों नहीं, अरे यार तत्पुरुष के 2 वैरायटी होते हैं या क्या होते हैं आप बताओ। जैसे यहां पर अगर सिंबल को थोड़ा चेंज कर दूं मैं, ठीक है। तो ये जो वैरायटी होता है दोस्तों, याद रखेंगे ये किसका भेद है, ये तत्पुरुष के भेद होते हैं ना। तो अगर तत्पुरुष का नाम पिताजी हैं तो फिर बच्चे के नाम पे शादी कार्ड भेज रहे हो, क्या कर रहे हो, कहां दिमाग चला गया, ठीक है। द्विगु मत करना। द्विगु तब होता दोस्तों जब ये कहता कि पहला पद क्या है, ये गौण की जगह क्या लिख देता, अगर लिख देता संख्यावाची लिख देता, अगर संख्यावाची लिख देता तब आपका जवाब बदल के क्या हो जाता दोस्तों, तब आपका जवाब द्विगु हो जाता। अभी अनायास का काहे द्विगु पे जा रहे हो भाई, ठीक है, गलत हो जाएगा, ठीक है। तत्पुरुष उत्तर होगा यहां पर। लिख रहा निम्न में से कर्मधारय समास का उदाहरण कौन सा है। किसका उदाहरण दोस्तों, कर्मधारय का उदाहरण पूछ रहा है। लिख रहा प्रिय सखा, कामचोर, आजन्म और सपरिवार। अगर सपरिवार से दोस्तों स को बाहर कर दीजिए, सधन परिवार कर लीजिए, तो दोस्तों स से बहुत सारे शब्द बनते होंगे। तो ये आपको याद हो गया। यहां पर यहां क्या है दोस्तों, ये अव्ययी भाव समास में आ जाएगा। क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास में। उसी तरह से आधन जन्म कर लेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, आजन्म हो जाएगा। जैसे आ से हमने पीछे पढ़ा था आमरण बन रहा था ना, तो याद रखेगा इन सब में समास कौन सा होता है, ये तो अव्यय है, तो ये अव्ययी भाव समास हो जाएगा, ठीक है। यहां पे याद रखेगा कामचोर और प्रिय सखा में से देखना। देखिए मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि कर्मधारय में मोस्टली क्या मिलता है दोस्तों, याद रखेगा तारीफ वाले शब्द मिलते हैं। क्या मिलते हैं, तारीफ वाले शब्द। तारीफ वाले शब्द की पहचान करना सीखिए। किसी को प्रिय सखा कहोगे उससे तारीफ होगी, कामचोर कहोगे बहुत मार खाओगे, ठीक है। तो याद रखेगा यहां उत्तर क्या होगा, तारीफ वाले शब्द कहीं भी दिख जाए समझ जाइए क्या है, वहां पर आपका कर्मधारय समास है, ठीक है। और ये
कामचोर में क्या हो जाएगा दोस्तों, तो काम से चोरी कामचोर होता है, काम से चोरी, काम से चोरी ये होता है दोस्तों कामचोर, और यहां पे आ जाता है तत्पुरुष समास। ठीक है, तो ये पहचानने का तरीका है। तो प्रिय सखा दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, ये तारीफ वाला वर्ड याद रखो, इससे बहुत सारा सवाल, जैसे हमने कहा महात्मा, ठीक है, तो महात्मा में कौन सा है, महान आत्मा कह दिया, नॉर्मल आत्मिक बात नहीं करें, महान आत्मा, परमात्मा, महात्मा, यहां क्या हो जाएगा दोस्तों, जाहिर सी बात आपका उत्तर क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास। ठीक है, लिख रहा देशभक्ति, देशभक्ति में कौन सा समास है दोस्तों, तो देशभक्ति मतलब देश के लिए भक्ति। ठीक है, देश के लिए भक्ति। ठीक है, देश के लिए भक्ति ये होता है दोस्तों, तो ये बहुत आसान है। ठीक है, यहां पर क्या हो जाएगा, ये तत्पुरुष समास का उदाहरण है। किसका, तत्पुरुष समास का उदाहरण है, याद रखिएगा। ठीक है, ये बहुब्रीहि नहीं है, द्वंद्व भी नहीं होगा और अव्ययी भाव भी नहीं होगा। अव्यय इसलिए नहीं होगा क्योंकि कोई अव्यय नहीं है, बहुब्रीहि इसलिए नहीं होगा क्योंकि इससे कोई तीसरे पद का बोध नहीं हो रहा है, और द्वंद्व में दोनों पद की प्रधानता भी देखने को नहीं मिल रही। ऐसे में जवाब क्या होगा, जाहिर सी बात है, अगर 3 उत्तर नहीं है तो जो बचा वही आपका उत्तर है, तत्पुरुष समास दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, जवाब हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये क्लास पढ़ के बहुत मजा आ रहा होगा, बहुत सारे बच्चों के मैं कमेंट पढ़ता रहता हूं लगातार दोस्तों, आपकी बहुत सारी परीक्षाएं हुई हैं, उन परीक्षाओं में आपका सिलेक्शन भी हुआ है। ठीक है, स्टडी 91 हमेशा अपने बेस्ट क्वालिटी कंटेंट के लिए जाना जाता है, और खास करके जब मैं क्लास लेता हूं ना, तो मेरी कोशिश यही होती है कि आपको जो कुछ भी दिया जाए वो यूनिक दिया जाए, ऐसा दिया जाए जिसकी आपको जरूरत हो, घोर जरूरत हो। ठीक है, तो उन चीजों को ढूंढ के ला रहा हूं, समझा रहा हूं। अगर आप इस बैच में आते, वैसे बहुत सारे बच्चों के पास ऑप्शन होता है कि सर इतनी बढ़िया क्लास हमारे यूट्यूब पे चल रही है, फिर इस बैच को ज्वाइन करने का क्या मतलब। देखिए, इस बैच को ज्वाइन करके आप स्कॉलर बन सकते हैं, स्कॉलर। ठीक है, स्कॉलर किसे कहते हैं दोस्तों, कट ऑफ वाली, कट ऑफ तो देखो क्रॉस कर जाएंगे स्टडी 91 के क्लास से, लेकिन आप अगर अपने आप को टॉपर सीरीज में रखना चाहते हैं तो दोस्तों आपको फिर ये वीडियो जानने की जरूरत है, क्योंकि टॉपर क्या करते हैं ना, वो कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। अभी हम धुआंधार प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम धुआंधार प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप कॉन्सेप्ट की बातें नहीं करते हैं। जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा ना, तो सवाल चाहे जहां से आएगा आप हल कर लोगे। और वो कॉन्सेप्ट कहां क्लियर करने को मिलेगा, वो मिलेगा हमारे फाउंडेशन बैच में, या हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कॉल करके संपर्क करिए, यहां पे दिया है। ठीक है, हर बार वहां देता था इसलिए अंगुली आ गई। ठीक है, तो हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कॉल करके संपर्क कीजिए। और अब तो दोस्तों आपके सामने किताबें भी आ गई। ठीक है, अभी तक किताब नहीं थी तो बच्चों को बहुत जरूरत थी, सर कौन सी किताब खरीदे, कौन सी ले, भैया स्टडी 91 की किताब आ गई, फिर भी आपने नहीं लिया, तो आपकी अपनी हिंदी आ चुकी है दोस्तों। 5000 सवाल, 500 पेज में किताब है, विथ कॉन्सेप्ट है, तो आप परचेज कर सकते हैं हमारे वेबसाइट से, हमारे एप्लीकेशन से, अमेजन, फ्लिपकार्ट, मीशो, हर जगह है, दुकानदार से ले लीजिए, किसी भी मार्केट में जाइए, किताब की दुकान पे जाइए, बताइए उनसे अपनी हिंदी किताब चाहिए नितिन सर की, नहीं है तो मंगा के दीजिए, वो देंगे आपको मंगा के। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। लिख रहा पंचवटी, पंचवटी में दोस्तों कौन समास है, तो याद रखिएगा, पंचवटी से पंच पकड़ लिया, और पंच क्या है दोस्तों, पंच का मतलब होता है 5। क्या होता है, पंच का मतलब 5 होता है। ये पहला पद क्या हो गया, संख्यावाची, पहला पद संख्यावाची। ये होता कहां दोस्तों, पहला पद संख्यावाची। ठीक है, आपने कहा सर ये होता है द्विगु समास में, कहां होता है, ये द्विगु समास में होता है, तो फिर आपको अपना उत्तर मिल गया। तो हमसे क्या पूछ रहे हैं आप, ठीक है, क्या जानना चाह रहे हैं हमसे, नितिन सर से क्या जानना चाह रहे हैं, उत्तर तो आप ही बता रहे हैं फटाफट। ठीक है, तो देखते ही उत्तर निकलना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला लिख रहा दोस्तों यथा संभव, सर यथा वथा ना हम लोग ऐसे ही हल कर देते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास। ठीक है, अगला बढ़िए। लिख रहा परमेश्वर, ये अच्छा सवाल दे दिया। ठीक है, परमेश्वर में कौन सा समास है, देखो द्वंद्व तो होगा नहीं। क्यों द्वंद्व नहीं होगा दोस्तों, द्वंद्व समास की खासियत है दोनों पद की प्रधानता, दोनों पद की प्रधानता। ऊपर से एक बात और ध्यान देना है कि या तो दोनों पद संज्ञा होंगे, या तो दोनों पद क्या होंगे दोस्तों, विशेषण होंगे। इन बातों का भी विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये तो होगा नहीं। और परमेश्वर में दोस्तों कोई अव्यय है नहीं। ठीक है, इसमें अव्यय है नहीं, अव्यय होना चाहिए। और अव्यय दोस्तों पहला पद अगर अव्यय होता है तब दोस्तों होता है ना, तो यहां पे कोई अव्यय भी नहीं। अब 2 ऑप्शन बचा आपके पास कि सर तत्पुरुष कर लिया जाए, कर्मधारय कर लिया जाए। तो एक बात बताओ, अभी थोड़ी देर पहले दोस्तों मैंने आपको सिखाया कि तत्पुरुष में होता क्या है, याद रखेगा, तत्पुरुष समास में जो पूर्व पद होता है दोस्तों, पूर्व पद क्या होता है दोस्तों, पूर्व पद गौण होता है। क्या होता है दोस्तों, पूर्व पद क्या होता है, गौण होता है। और उत्तर पद क्या होता है, उत्तर पद यहां पर प्रधान होता है। तो परमेश्वर की बात करेंगे तो परम धनीश्वर आ जाएगा, परमेश्वर, परम धनीश्वर। तो ऐसे में परमेश्वर में क्या हो जाएगा दोस्तों, याद रखेगा, यहां पे तत्पुरुष समास करने की इच्छा होगी। लेकिन थोड़ी देर पहले मैंने एक चीज और आपको बताया था, ठीक है, कि कहीं पर दोस्तों महात्मा शब्द दिया हो और कहीं पर इसी तरह से तारीफ वाले शब्द दिए हो, पीछे एक लाइन बोला ना, तो क्या वहीं पे मैंने, शायद मुझे याद आ रहा है कि मैंने आपको दोस्तों परमात्मा भी बोला था। तो चाहे परमात्मा कहिए, चाहे परमेश्वर कहिए, चाहे महात्मा कहिए, चाहे सज्जन कहिए, ठीक है, चाहे आप वो क्या कहिए, पीछे कहा था शब्द ना, क्या था, पीतांबर कहिए। ठीक है, पीतांबर,
ठीक है, पीतांबर कहिए, आकाश वाला पीतांबर, ठीक है, चाहे आप नीलांबर कहिए, क्या कहिए, नीलांबर कहिए, ठीक है, चाहे आप एक बहुत अच्छा शब्द आया था भाई हिरण की तरह आंखों वाले के लिए, ठीक है, चाहे आप मृग नयन कहिए, ठीक है, मृग नयन कहिए, चाहे आप दोस्तों चरण कमल कहिए, किसी का चरण कमल हो सकता है, सब तारीफ में जा रहे हैं। आप ध्यान दो ना, मेरी नजर से देखो यार, मेरी नजर से देखो कि उत्तर ऑटोमेटिक मिल जाएगा, ठीक है। तो क्या करें, अब तत्पुरुष पे जाने की इच्छा नहीं हो रही सर, खूब तारीफ वाली बातें हो गई, तो उत्तर क्या हो जाएगा, कर्मधारय हो जाएगा। उत्तर क्या होगा, कर्मधारय होगा, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। अगला लिख रहा है मुंबई में गगनचुंबी इमारतें। यहां बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, ठीक है। लोग कहते हैं ना कि इमारत की तारीफ हो रही, हमें इमारत की तारीफ से मतलब नहीं था, हमें व्यक्ति की तारीफ से मतलब था, ठीक है। तो इमारत की तारीफ जहां हो ना वहां पे मत छोड़ दीजिएगा, वहां पे क्या होगा, तत्पुरुष समास होगा, यहां पे याद रखेंगे, ठीक है। तारीफ में जैसे गगनचुंबी का मतलब होता है गगन को चूमने वाली, मतलब बहुत ऊंची ऊंची इमारतें, यही तो कहने का मतलब है। तो गगनचुंबी में दोस्तों कौन सा समास होगा, याद रखेगा, यहां तत्पुरुष समास हो जाएगा, गगन को चूमने वाली, कर्ता ने कर्म को, तो यहां पर क्या आएगा दोस्तों, कर्म तत्पुरुष आएगा। क्या आएगा, ये कर्म तत्पुरुष का उदाहरण होगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। लिख रहा बैलगाड़ी में दोस्तों कौन सा समास है, बताइए। बैलगाड़ी में कौन सा समास है, देखिए कुछ को हटाइए यहां से, अव्यय तो होगा नहीं, द्वंद्व भी नहीं होगा, द्विगु भी नहीं होगा, बस आ गया आपका उत्तर। भाई द्विगु इसलिए नहीं होगा क्योंकि कुछ संख्यावाची दिख नहीं रहा, संख्यावाची दिखेगा तभी मानेंगे। द्वंद्व इसलिए नहीं होगा क्योंकि दोनों पद प्रधान नहीं दिख रहे हैं, प्रधानता दिखनी चाहिए कहां पर दोस्तों, दोनों पदों में, ठीक है, दोनों पदों में, तो ये भी नहीं दिख रहा है, और अव्यय कुछ यहां पर है ही नहीं, ठीक है। तो बिना अव्यय का हम कैसे चूज कर लें, तो जाहिर सी बात है, तीन ऑप्शन को एलिमिनेट किया, एक उत्तर आपको जो सही था मिल गया आपका उत्तर, तो ऑप्शन नंबर 4 याद रखेगा दोस्तों, आपका सही जवाब हो जाएगा। लिख रहा कृताकृत, ये बहुत अच्छा सवाल दे दिया दोस्तों कि कृताकृत में कौन सा समास है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, थोड़ा सा आपका कंफ्यूजन भी दूर करना चाहूंगा। देखिए अगर कृताकृत लिखा है ना, तो याद रखेगा कृताकृत में समास कौन सा होगा। मैं थोड़ा सा पीछे चलता हूं, कुछ और भी आपको बताता हूं। मान लीजिए कहीं पर लिखा है धर्माधर्म, धर्माधर्म को जब तोड़ के आप अलग करेंगे तो मिलेगा धर्म और अधर्म। क्या मिलेगा दोस्तों, धर्म और अधर्म। ऐसे ही सवाल देता दोस्तों पापा पाप, क्या लिखता है, पापा पाप, तो इसका मतलब क्या होता है, पाप और अपाप, क्या होता है, अपाप मतलब पुण्य हो जाता है, ठीक है, पाप और अपाप, ठीक है। इसी तरह लिखता है दोस्तों सत्यासत्य, क्या लिखता है, सत्यासत्य, तो इसका मतलब क्या होता है, सत्य और असत्य, ठीक है। लेकिन आप ध्यान दीजिएगा जब इन सब की बात आती है ना, तो यहां पर क्या होता है, सत्य और असत्य, तो यहां पे आता है दोस्तों द्वंद्व समास। क्या आता है, ये द्वंद्व समास के अंतर्गत आते हैं। लेकिन जो अभी जो आपके सामने दे रहा दोस्तों, याद रखेगा यहां पे द्वंद्व समास का कोई ऑप्शन ही आपके सामने नहीं दिया गया, कोई ऑप्शन द्वंद्व समास का नहीं है, मतलब ये चारों ऑप्शन में, ठीक है। दिग नहीं होता दोस्तों, दिगु, देखो दिगु तो पक्का नहीं होगा, और कृत अब दिगु होगा नहीं, ठीक है। और अब बात आती दोस्तों इन तीनों में से, तो कृताकृत में याद रखेगा दोस्तों, कृताकृत हां खोलेंगे तो आपको लगेगा कि कृत और अकृत है, तो अकृत का कोई मतलब नहीं होता, बात को समझिएगा। ऐसा क्यों होता है, क्यों यहां पर द्वंद्व नहीं, क्योंकि ऐसा दिखने में देखो सब सेम लगेंगे, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं कि यहां पर द्वंद्व नहीं हो, यहां पे द्वंद्व है लेकिन यहां पे द्वंद्व नहीं। भाई द्वंद्व का तो ऑप्शन ही नहीं, यहां पे कर्मधारय है। क्या है दोस्तों, कर्मधारय है। ये आप अपवाद स्वरूप याद कर सकते हैं, क्या याद कर सकते हैं, इसको आप अपवाद स्वरूप याद कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे सवाल आते हैं परीक्षा में। एक चीज और आपका थोड़ा सा और टेंशन आपका बढ़ा दूं, कहीं पे लिख दिया साथ साथ, कहीं पे लिख दिया बाग बाग, क्या लिख दिया, बाग बाग, मेरा दिल बाग बाग हो गया, कहीं पे लिख दिया धीरे धीरे, तो याद रखिएगा यहां पर क्या होता है, यहां पर अव्ययी भाव समास होता है, ठीक है। तो देखिएगा इन चीजों को विशेष ध्यान दीजिएगा, गलती बहुत ज्यादा होती है, गलती बहुत ज्यादा, क्योंकि अगर परीक्षा में द्वंद्व नहीं दिया है ना, तो ज्यादातर बच्चे यहां पे ना अव्ययी भाव समास टिक करते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है, महसूस हो रहा है कि आपने भी शायद यही किया होगा, अव्ययी भाव समास टिक कर दिया ना, कलम चल गई ना, बस याद रखना तुमने फिर से गलती कर दिया। यहां पे कर्मधारय होगा, ये स्पेशल केस है दोस्तों। कृताकृत में कौन सा समास है, याद रखिएगा ये किस में आएगा दोस्तों, एक कर्मधारय समास में आएगा। परेशान मत होइए, ठीक है। कुछ ऐसे शब्द आते हैं जो इस तरह की दिक्कत खड़ा करते हैं दोस्तों, यहां पर क्या होगा, कर्मधारय समास होगा। अब 70 बार, अब कुछ बच्चे को भरोसा नहीं होगा ना, वो बार बार जाएंगे गूगल करेंगे, कर लो गूगल, जाओ कर लो गूगल। लिख रहा शास्त्र प्रवीण महाविद्यालय में पीतांबर धारण करने आते हैं, ठीक है। शास्त्र प्रवीण महाविद्यालय में पीतांबर धारण करने आते हैं, इसमें तत्पुरुष देखो, पीतांबर मतलब यहां पीला वस्त्र से, और मैंने आपसे कहा था कि पीला वस्त्र वाला जहां सवाल बोलेगा ना, वस्त्र वाला बोलेगा तो बहुब्रीहि याद रखेगा, ठीक है, बहुब्रीहि याद रखेगा, तो ये तो बहुब्रीहि हो जाएगा। यहां पर सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, शास्त्र प्रवीण। शास्त्र प्रवीण मतलब क्या होता है, शास्त्र में प्रवीण। क्या होता है दोस्तों, शास्त्र में प्रवीण। हम लोग पीछे भी पढ़ चुके हैं दोस्तों ना, तो याद रखेगा शास्त्र में अधिकरण बताया था, अधिकरण में पेपर, ठीक है। तो याद रखेगा यहां अधिकरण तत्पुरुष होगा, क्या होगा,
ये अधिकरण तत्पुरुष का एग्जाम्पल है, इसको याद रखेंगे तो ये होगा जवाब। यहां पीतांबर मत करेगा, ठीक है। पीतांबर कब होता दोस्तों? जब आपसे पीले गगन की बात करता, पीले आसमान की बात करता, तब आप उस केस में क्या करते हैं, यहां पर कर्मधारय करते। लेकिन आपसे पूछा क्या दोस्तों कि तत्पुरुष समास के बारे में डायरेक्टली पूछ रहा है, तो याद रखेगा शास्त्र प्रवीण ही दोस्तों यहां पर आपका जवाब होगा। करा अव्ययी भाव समास का उदाहरण कौन है? बताया, इस तरह का बहुत उदाहरण दिया, तो याद रखे दोस्तों ये पल पल जो लिख रहा है ना, पल पल दिल के पास, ठीक है। तो यहां पल पल दे दिया, और क्या दे दिया दोस्तों, और लिख लीजिए, ठीक है। और क्या लिख लिया, मेरा दिल बाग बाग हो गया, बाग बाग हो गया। सर थोड़ा धीरे धीरे पढ़ाइए, क्या बोला आपने, सर धीरे धीरे पढ़ाइए, ठीक है, धीरे धीरे पढ़ाइए। सर हम साथ साथ लिखते चल रहे हैं, ठीक है, साथ साथ लिखते चल रहे हैं। तो ये सारे सवाल में क्या हो जाएगा, याद रखिएगा, ये जो चीजें आपको दे रहा हूं ये अव्ययी भाव समास में आता है, ठीक है। बाकी अन्न जल अंत अनंत धर्मा धर्म, यहां पर क्या है, यहां पे आपका द्वंद्व समास है। क्यों? दोनों पद की प्रधानता है, दोनों पद की प्रधानता है, इसलिए क्या है, द्वंद्व समास है, ठीक है। तो गलती न कीजिएगा भैया, बड़ा इंपॉर्टेंट चीजें आपको दे रहा हूं, समझते चलिए, ठीक है। अगला पढ़िए, लिख रहा वचनामृत में समास पद का विग्रह होगा। क्या होगा दोस्तों, सवाल क्या दिया है, वचनामृत। वचनामृत को तोड़ेंगे तो वचन धन अमृत आएगा, यानी आप क्या करेंगे, वचन अमृत रूपी वचन या वचन और अमृत। पहली बात, और जैसी तैसी बातें मत करिए यहां पर, ठीक है। वचन रूपी अमृत नहीं दोस्तों, अमृत रूपी वचन, ठीक है। अमृत के जैसा वचन, वचन के रूप में अमृत नहीं होता है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। यहां पर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। वचनामृत में क्या हो जाएगा, अमृत रूपी वचन। क्या आ जाएगा दोस्तों, अमृत रूपी वचन, ठीक है। अमृत रूपी वचन आएगा दोस्तों, इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे। अच्छा एक चीज और, अमृत रूपी वचन, वचनामृत नहीं, थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है मुझसे, मिस्टेक हो रहा है, इसको थोड़ा सा रोकिए। यहां पे दोस्तों ये जो लिखा हो ना, ये आई थिंक गलत है, ठीक है, ये गलत है। होना क्या चाहिए, यहां पे होना चाहिए वचन रूपी अमृत। क्यों होना चाहिए, मैं आपको बताना चाह रहा हूं। यहां पे होना चाहिए वचन रूपी अमृत। देखिए वचनामृत जो होता है ना, जैसे हम कहें कोई संत ना अच्छी अच्छी बातें बता रहा है, ठीक है, तो उसके अच्छी अच्छी बातें कर रहा है, इसका मतलब वचन दे रहा है। वचन मतलब कथा वाचन होता है ना, उसकी बात करें, ठीक है। वो वचन नहीं कि उपकरण वाला, वो वाला वचन नहीं चल रहा, ठीक है। तो वचन दे रहा मतलब वो कथा को बाँच रहा है, अच्छी अच्छी बातें सुना रहा है, श्रोतागण सुन रहे हैं। तो अमृत रूपी वचन नहीं होता, वचन रूपी अमृत होता। जो उसके वचन निकल रहे हैं, जो अपने मुख से जो कुछ भी बता रहा है वो अमृत जैसा है, ठीक है। और ये तारीफ जैसी बातें दोस्तों, तो याद रखेगा ये आता किसके अंतर्गत है दोस्तों, ये आता है कर्मधारय के अंतर्गत, ठीक है। और कर्मधारय की एक पहचान और भी होती है, क्या पहचान होता है, कर्मधारय में दोस्तों उत्तर पद प्रधान होता है। क्या होता है दोस्तों, कर्मधारय में उत्तर पद प्रधान होता है। उत्तर पद मतलब बाद का पद प्रधान होता है, यहां अमृत की प्रधानता है, ठीक है। तो बाद का पद प्रधान होगा। अगर इस तरह से मैं कर देता ना तो अमृत आ जाता इधर पे, तो प्रधानता इसकी गड़बड़ हो जाता, ये यहां पे मिस्टेक हो जाता। तो वचन रूपी अमृत होगा यहां पर, ऑप्शन नंबर 4 कीजिएगा, ठीक है। होता है इस तरह के कंफ्यूजन, आपको आपसे परीक्षा में हाल में देखने को मिलते हैं, और यहां तो मैं पढ़ा रहा हूं आपको, ठीक है। तो पढ़ाने के दौरान अगर इस तरह की चीजें नहीं मिलेंगी, देखिए ये ऐसे करने से क्या होता है ना, मैं चाहता तो इस वीडियो को एडिट कर दूं, आपको पता भी नहीं चलेगा, मैं वीडियो को एडिट कर दूंगा और यही सवाल को फिर से पढ़ा दूंगा, लेकिन नहीं करना है। क्यों करना, अगर मैंने एक बार लिख करके मुझे लगा नहीं मैंने गलत किया, इसको कट किया फिर सही किया ना, अब तो याद होने की संभावना बढ़ गई आपकी। अब याद होने की संभावना बढ़ गई, कभी भी ये सवाल आपके परीक्षा में आएगा ना तो तुरंत आपको याद आएगा, हाँ यार नितिन सर पढ़ा रहे थे ना, उन्होंने पहले गलत लिख दिया था, बाद में उनको याद आया उन्होंने सही किया था, करेक्शन करके उत्तर ये नहीं ये वाला होगा, ठीक है। ये तो और ज्यादा आपको याद हो जाएगा। तो मैं काहे का एडिट करूं भाई, मैं क्यों एडिट करूं, मुझे क्या जरूरत है एडिट करने की, ठीक है। तो नॉर्मल रहे ज्यादा अच्छा है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना अच्छे से, कोई दिक्कत आपको नहीं ना। चलो आ जाओ आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल सुनना, लिख रहा कौन सा अधिकरण तत्पुरुष का उदाहरण नहीं। देखिए अधिकरण तत्पुरुष का उदाहरण नहीं है, ये जानने के लिए दोस्तों अधिकरण में क्या होता है दोस्तों, चाहे में होता है चाहे पर होता है, ठीक है, यही इस्तेमाल होता है। तो आपको यहां पे क्या करना होगा दोस्तों, यहां पे सबसे पहले समास विग्रह करना पड़ेगा, तब जाके आपको पता चलेगा कि कहां पे है कहां पे नहीं है। तो पहला है दोस्तों पुरुषोत्तम, क्या दिया दोस्तों, पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम का समास विग्रह क्या होगा दोस्तों, पुरुषों में उत्तम। क्या होगा, पुरुषों में
उत्तम। तो दोस्तों यहाँ पे क्या मिल गया, यहाँ पे में मिल गया आपको, ठीक है। दूसरा है देशाटन, क्या है दोस्तों, देशाटन। अगर आपने बाहुबली देखा होगा तो आपको पता होगा बाहुबली पार्ट 1 में उनकी मां ने क्या किया था, लोगों को देशाटन में भेज दिया था। देशाटन मतलब क्या होता है, देश में अटन, देश में अटन। ये अटन क्या होता है सर, अटन कहा जाता है भ्रमण को। किसे कहा जाता है, देशाटन में भ्रमण कहा जाता है, तभी तो गए थे, मुलाकात हुआ, ठीक है, वरना पत्नी मिलती कैसे उनको, ठीक है। तो याद रखेगा। आगे लिख रहा दोस्तों कुल श्रेष्ठ। कुल श्रेष्ठ का क्या हो जाता है दोस्तों, तो याद रखेगा कुल माने क्या होता है दोस्तों, इस कुल का तात्पर्य क्या होता है, वंश से, ठीक है। कुल में श्रेष्ठ, ठीक है, कुल में श्रेष्ठ है, इनको क्या कहते हैं दोस्तों, एक कुल श्रेष्ठ हो जाता है, ठीक है, कुल में श्रेष्ठ है। उसी तरह से दोस्तों क्या लिख दिया दोस्तों, धर्म से धर्म भ्रष्ट लिखा है, तो धर्म भ्रष्ट का क्या हो जाएगा, धर्म भ्रष्ट, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, धर्म से भ्रष्ट, क्या हो जाएगा, धर्म से भ्रष्ट, ठीक है। अब आपको देखिए यहां पर से दे दिया, ठीक है, धर्म से भ्रष्ट, यहां पे से दे दिया, और से की होने की वजह से दोस्तों यहां पर क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन उत्तर नहीं होगा। क्यों, जहां से आता है वो क्या होता है दोस्तों, वो अपादान तत्पुरुष होता है। क्या होता है, वो अपादान होता है। और आपसे पूछा है कौन सा जो है क्या अधिकरण नहीं है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 4 यहां पर अधिकरण नहीं है। क्यों, क्योंकि अपादान तत्पुरुष का एग्जांपल है, यही आपको यहां पे बताना था, ठीक है। आगे पढ़िए, लिख रहा है समास के पदों को अलग करने को क्या कहा जाता है। बहुत बढ़िया सवाल, ठीक है, बताइए समास के पदों को अलग करने को क्या कहा जाता है। आप कहेंगे सर विग्रह कहा जाता है, ही ना, ठीक है। चलो मान लिया समास के पदों को अलग करने को विग्रह कहा जाता है। एक बात मुझे बताओ कि विच्छेद किसे कहते हैं, ठीक है। तो याद रखेगा देखिए वर्णों के मिलन को, बहुत ध्यान से पढ़िए, समझिएगा मैं क्या समझा रहा हूं। वर्णों के मिलन को क्या कहते हैं, संधि कहते हैं, पहली बात याद रखेगा। दूसरा याद रखेगा वर्णों के नहीं, शब्दों के, वर्ड से अब शब्द बन चुके हैं ना, शब्दों के विकार को, विकार मत कहिए, अलगाव को, शब्दों के अलगाव को क्या कहते हैं, संधि विच्छेद, ठीक है, विच्छेद, ठीक है। याद रखिएगा जब शब्द को तोड़ करके अलग अलग भागों में रखा जाता है तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों, अलगाव को विच्छेद कहते हैं, ठीक है। और शब्द के रूपांतरित अंग को क्या कहते हैं, शब्द के रूपांतरित अंग को क्या कहते हैं, विभक्ति कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, विभक्ति कहते हैं। विभक्ति क्या होता है दोस्तों, जो विभक्तियां आप पढ़ते हो, कर्ता ने कर्म को करण से, ये 8 प्रकार की जो विभक्तियां पढ़ते हो वो होता है, ठीक है। तो इसको याद रखेगा। बाकी विग्रह बता ही दिया, ठीक है। तो विग्रह समास में होता है, समासिक पदों को अलग करना, ठीक है। लिख रहा नीलांबर, ये भैया नीलांबर पीतांबर ये सब पढ़ चुके सर, छोड़िए, कर्मधारय समास है, तारीफ वाले शब्द हैं, ज्यादा ना बताइए, ठीक है। बहुत बढ़िया। प्रतिमान, अरे सर अब तो एक्सपर्ट हो गए हम लोग। प्रतिमान में प्रति क्या देख लिया हमने, आंख मुना उत्तर मारा उठा के, बेभाव समास सर ज्यादा नहीं पढ़ना है, ठीक है। आगे बढ़िए। लिख रहा यथाशक्ति, सर छोड़िए शब्द क्या लिखा है, सेंटेंस क्या कर रहा है वो हटाइए साइड में, अब बेभाव समास उत्तर है सर, आगे बढ़ाइए। अरे भाई रुक जाओ थोड़ा सा सर, मैं श्री रामचंद्र जी के चरण कमल बात कर दिया सर, तारीफ वाला शब्द क्या हो जाएगा सर, कर्मधारय हो जाएगा। अरे रुके नहीं, 4 सवाल ऐसे लपेट दिए, ठीक है। अरे ठीक है सर, इतना आपने पढ़ा दिया कि अब इन 4 सवालों पर रुकने की अपने को कोई आवश्यकता नहीं, यही स्पीड चाहिए। मैं चाहता हूं इस प्रैक्टिस क्लास को जब देखिए ना, इस रिवीजन क्लास को जब देखिए, यहां जो टाइम जाता है जाने दीजिए, ठीक है। लेकिन परीक्षा हाल में आपकी स्पीड ऐसे होनी चाहिए, जैसे 4 सवाल की स्पीड थे ना, ऐसी स्पीड होगी ना, तब जान लो बाकी समय में आपके जीएस के सवाल और विषय के जो सवाल होंगे वो आप हल कर पाएंगे और अच्छे नंबर प्राप्त कर पाएंगे, ठीक है। ये स्ट्रेटजी मुझे बनाना है आपकी, ठीक है। और चाहे फ्री क्लास हो चाहे पेड क्लास हो, आपको रफ्तार तो देना मेरा फर्ज है और दे के रहूंगा, ठीक है दोस्तों। बहुत सारे विषय पूरी तरह से यूट्यूब पर पढ़ा दिए गए हैं, उन्हीं के हैंड रिटन नोट्स हैं जिन्हें आप परचेज कर सकते हैं। हमारी किताबें भी आ गई हैं तो किताब भी परचेज कर सकते हैं। और अच्छा लगा हो दोस्तों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और शेयर जरूर से करिएगा। देखिए आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते, ठीक है, शेयर करिए भाई, चैनल को आगे कौन बढ़ाएगा, आप ही तो हमारे हो, ठीक है। हम तो कोई एडवर्टीजमेंट करते नहीं है, फिर आप नहीं करोगे तो कौन करेगा। थोड़ा सा सहयोग करिए, आप सभी से निवेदन है। और एक बार चेक कर लीजिए कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है कि नहीं। अगर नहीं सब्सक्राइब किए होंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन नहीं जाएगा।
नोटिफिकेशन ही नहीं जाएगा, आपको पता ही नहीं चल पाएगा कब कब क्लास आती है। वैसे वाली क्लास फिक्स है, डेली रात 8 बजे कहीं भी रहिए ना, आधे घंटे के लिए आ जाइए समय निकाल करके इस क्लास को देखने के लिए। और सुबह के 10 बजे दोस्तों जीएस की क्लास, जबरदस्त अल्टीमेट क्लास चलती है सुबह 10 बजे। जीएस वाली क्लास जाके देखिए दोस्तों, प्लेलिस्ट बना हुआ है, वो सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। ठीक है, ऐप पे आएंगे ना तो इसका पीडीएफ वगैरह भी मिल जाएगा, सारी क्लास का पीडीएफ मिल जाएगा, उसके लिए कोई चार्ज वार्ज नहीं देना है, वो सब निःशुल्क दिया गया है। ठीक है, चलिए आज की क्लास ही समाप्त होती है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी से धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।